अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न कि रिटर्न क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अगर मैं बेसिकली आपसे एक सिंपल वर्ड में बात करूँ कि रिटर्न होता क्या है। रिटर्न क्या होता है, आप किसी को कोई प्रोडक्ट दो, कोई सर्विस दो, किसी के लिए कोई काम करो या कहीं पर आप कुछ भी पेमेंट करो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिवर्स बैक चाहिए होता है। इन बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग, तो रिटर्न इज समथिंग रिसीव बैक, मतलब कुछ ना कुछ रिवर्स लेना, मतलब हमने किसी को कुछ दिया उसके बदले में कुछ ना कुछ अपनी तरफ लेना उससे, तो वो होता है आपका रिटर्न। इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, द मैनेजर इन्वेस्ट द कंपनीज मनी ऑन डाइवर्स फंड। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, यहाँ पर मैनेजर क्या करता है, जो कंपनी का पैसा होता है उस पैसे को डाइवर्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है। कुछ जगह वो करंट असेट्स लगा देता है, हो सकता है कुछ जगह उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों करता हूँ इन्वेस्टमेंट? जिसके थ्रू कि कुछ ना कुछ वो रिसीव कर सके समथिंग बैक ऑन द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर किसी ने 100 रुपये हो सकता है कंपनी में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो सिर्फ लाइफ टाइम 100 रुपये ही रहें। उसका ऑब्जेक्टिव है कि अब किस तरह 100 रुपये को 150, 150 को 200, या उस चेन को आगे किस तरह एक्सपेंड किया जा सके। मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बदले कुछ एडिशनल मुझे मिल सके उसके बदले, तो वो होता है आपका रिटर्न इन बिजनेस। लेकिन हम रिटर्न का ये नहीं कह सकते कि रिटर्न का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि सिर्फ समथिंग रिवर्स बैक लेना। हमारे पास बिजनेस के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हैं जहाँ पर आपका रिटर्न का मतलब जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो हम देखेंगे कि रिटर्न के क्या क्या डायमेंशंस के हिसाब से मीनिंग हो सकते हैं। तो सबसे पहला है बुक रिटर्न वर्सेस मार्केट रिटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ कि बुक रिटर्न इज द रिटर्न कैलकुलेटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी यूजिंग प्रॉफिट एंड असेट्स। तो बुक रिटर्न कहाँ पर कैलकुलेट करी जाती है कि आपकी कंपनी ने जो असेट्स का प्राइस डिसाइड कर रखा था जो कंपनी की बुक में है, ये उस प्राइस के ऊपर ये रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। और इन ऑल दीज केसेस दिस रिटर्न रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। और ये कैसे कह सकते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो जो हिस्टोरिकल प्राइस होता था या होता है जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसी प्राइस के ऊपर इस रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मार्केट रिटर्न की, तो मार्केट रिटर्न इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स। मार्केट वैल्यू होती है कि कंपनी ने कितने में इशू करा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मार्केट में उस असेट्स की क्या वैल्यू है, और उसके बाद जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न को हम मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है आपका मार्केट रिटर्न। एग्जाम्पल से आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। सो सपोज एक्स बाइज द स्टॉक ऑफ ABC कंपनी फॉर ₹100, दोज फेस वैल्यू इज ₹10। तो फेस वैल्यू क्या है, ये हो गई जो कंपनी के बुक्स में रेट था उसका, कंपनी बुक्स प्राइस। तो कंपनी की बुक में तो उसका प्राइस था 10 रुपये, लेकिन ABC ने कितने में परचेज करे हैं, 100 रुपये में परचेज करा है। एंड द कंपनी अर्निंग ₹1 पर शेयर। अब कंपनी ने कितना पैसा अर्न करा उस एक शेयर के ऊपर, 1 रुपया। अब हमारे पास हमने दो चीज़ देखी थी, एक थी हमारे पास बुक रिटर्न, दूसरा था हमारे पास मार्केट रिटर्न। अब बुक रिटर्न के अंदर क्या वैल्यू थी शेयर की, बुक रिटर्न के अंदर शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, और मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू क्या थी, 100 रुपये। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट तो 1 ही रुपये का हुआ है दोनों को, मतलब दोनों कंडीशन में प्रॉफिट तो 1 ही रुपये का हुआ है एक शेयर के ऊपर। बस बात यहाँ थी, यहाँ शेयर की वैल्यू 10 रुपये से ली गई थी, यहाँ शेयर की वैल्यू 100 रुपये से ली गई थी। अब जब है यहाँ पर हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं बुक वैल्यू के ऊपर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा 10% रिटर्न शो करेगा। और अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस रिटर्न को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर ये मेरी 1% को मार्केट रिटर्न शो करेगा। तो देखा आपने किस तरह एक आगे का वर्ड चेंज होते ही आपके रिटर्न की जो परसेंटेज थी वो कितनी बदल गई। कहाँ पर आपके पास 10% और उसी को एकदम जैसे हमने मार्केट रिटर्न के अंदर कन्वर्ट किया वो 1% हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका मार्केट और बुक रिटर्न का। अब इसके बाद देखते हैं
सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टीपल पीरियड रिटर्न। कि ये क्या होते हैं कि रिटर्न इज ऑलवेज कॉम्पिटेटेड विद द रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड। तो रिटर्न को हम हरदम एक टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 earn an income of ₹3 over a 3-month period, the rate of return is 3%. If another investment earn an income of 3 over a 12-month period, then also be return of 3%. अब ये कह रहा है कि अगर मैं बात करता हूँ एक साल के अंदर मैं 4 क्वार्टर बना दूँ और हर एक क्वार्टर के ऊपर मतलब जो 3 मंथ होंगे उनके ऊपर मैं कह दूँ कि ₹3 का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, रिटर्न मेरी क्या हो जाएगी वहाँ पर। ये देखिए आप, जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टर की, तो यहाँ पर मेरे 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स में मैंने 100 की इन्वेस्टमेंट करी है और प्रॉफिट कितना अर्न करा है, प्रॉफिट अर्न करा है ₹3 का। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरा कह रहा है ईयरली, ईयरली मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी है, ₹100 की, और यहाँ पर भी प्रॉफिट कितने का अर्न करा है मैंने, ₹3 का। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने एक साल में कई बार प्रॉफिट रिटर्न अर्न करा है। जब नॉर्मली बात होगी तो क्या बोला जाएगा कि जो रिटर्न है वो 3% है या ₹3 है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। एक है कि एक सिंगल पीरियड में रिटर्न है 3% और एक है मल्टीपल पीरियड रिटर्न। अब जो पहले वाला केस था वो मल्टीपल पीरियड रिटर्न है, क्योंकि वो हर 3 महीने में ₹3 की रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका 3% अलग की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो दूसरा सिंगल पीरियड रिटर्न है वो पूरे साल में सिर्फ एक बार 3% आपको प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को कंपेयर करना इलॉजिकल होता है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड काफ़ी अलग है। एक का सिर्फ 3 मंथ है, वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, और दूसरे का 12 मंथ्स का कैलकुलेशन टाइम पीरियड वो एनुअली कर रहा है। तो ये हमें देखना होता है कि हमारी जो रिटर्न है वो सिंगल पीरियड की दे रखी है हमें या मल्टी पीरियड की दे रखी है। अब नेक्स्ट रिटर्न हमारे सामने एक्स आंटे वर्सेस एक्स पोस्ट रिटर्न। इन दोनों का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ एक्स आंटे की तो ये होता है बिफोर द फैक्ट्स, और अगर मैं बात करता हूँ एक्स पोस्ट की तो आफ्टर द फैक्ट। इनको आप अच्छे से समझ पाओगे एग्जाम्पल से। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दीज टू एज फार एज सिक्योरिटी रिटर्न्स आर कंसर्न। An ex ante return is the only one that an investors hope to get from his investment. अब ex ante क्या होता है, इसमें इन्वेस्टर एक होप लेता है कि हाँ इतना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं दी जाती इन्वेस्टर को कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपने कोई कंपनी देखी, कोई स्टार्ट हुआ है बिजनेस, आपने वहाँ पर देखा कि उनका बिजनेस आइडिया अच्छा है, आपने जाकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करा स्टार्ट, लेकिन आपने सिर्फ उनके आइडिया को देखकर, उनके पोटेंशियल को देखकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो आपका एक्स आंटे का अंदर आता है। इसके अंदर आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप सिर्फ ये देखते हैं, उसका पोटेंशियल देखते हैं, आप उनका बिजनेस आइडिया देखते हैं, उनका आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके ऊपर ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और दूसरा पार्ट होता है एक्स पोस्ट रिटर्न। इसके अंदर आपको पता होता है कि एक्चुअल और रियलाइज रिटर्न कितनी आने वाली है। तो एक के अंदर आपको ये नहीं पता कि रिटर्न कितनी आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपेक्ट होता है कि यार इतनी रिटर्न तो कम से कम इसके अंदर आनी ही है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका एक्स आंटे और एक्स पोस्ट रिटर्न का। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो अगर मैं एक्स आंटे की बात करता हूँ, यहाँ पर जो रिटर्न है का कन्फर्म नहीं होती कि वो आएगी ही, और ना ही उसका कोई रेट फिक्स होता है, वो कितनी भी आ सकती है अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन जो एक्स पोस्ट रिटर्न होती है ये कहीं ना कहीं फिक्स होती है कि हाँ हम एक बेस है हमारे पास, इतनी रिटर्न तो एटलीस्ट आनी ही आनी है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए, बट इनका एक बेस होता है कि हाँ इतना मुझे प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा मिलेगा, क्योंकि इनके पास पहले से उसके डिटेल्स होते हैं, उनके प्रीवियस प्रॉफिट्स होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। एक्स आंटे बेसिकली आपके स्टार्टअप्स के अंदर देखा जाता है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो ये नहीं देखता वो कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो ये देखता है कि उनका बेसिक आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल क्या है उस बिजनेस का मार्केट के अंदर। तो वो सारे आपके एक्स आंटे रिटर्न के अंदर आते हैं। और अगर कोई आपकी अच्छी खासी कंपनी चल रही है, जो लिस्टेड शेयर है जिसके, और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो आपकी एक्स पोस्ट रिटर्न के अंदर आ जाती है।
अब नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी वर्सेस पोर्टफोलियो रिटर्न। तो अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी रिटर्न की, तो अगर आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट किसी एक सिंगल असेट सिंगल सिक्योरिटी के लिए कर देते हैं तो वो तो कहलाता है आपका सिक्योरिटी रिटर्न, उससे जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आप अपने टोटल जो कि आपके पास पैसा है, जो भी कैश है, जो भी सेविंग है, उसको कई ग्रुप्स में डिवाइड कर कर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग पार्ट से अलग अलग सिक्योरिटी से जितनी भी रिटर्न आती है वो क्या कहलाती है आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 100 रुपीज़ को ABC लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और इसने साल में क्या दिया, इन्हें प्रॉफिट दिया 4% का। तो जो 4% का प्रॉफिट है इस कंपनी का वो तो कहलाएगा मिस्टर ए के लिए सिक्योरिटी रिटर्न। अब यहीं पर हमारे पास मिस्टर बी भी थे, मिस्टर बी इन्होंने के पास भी सेम अमाउंट था, लेकिन इन्होंने 100 रुपये का क्या करा, इन्होंने 20 रुपीज़ की सेविंग अकाउंट में डाल दिए, 30 रुपीज़ इन्होंने FD में डाल दिए, 40 रुपीज़ के इन्होंने स्टॉक बाय कर लिए एंड 10 रुपीज़ के इन्होंने डिविडेंड बाय कर लिए। अब साल के आखिरी में इन्हें चारों से कहीं ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होगा प्रॉफिट रिटर्न का वो कहलाएगा आपका पोर्टफोलियो रिटर्न। बेसिकली इसको करते क्यों है आप खुद सोचिए। अब मिस्टर ए ने जब ABC लिमिटेड में पैसा डाला, अगर किसी रिस्क की वजह से ये कंपनी डूब जाती है तो इनके 100 रुपीज़ यहाँ पर डूब जाएंगे, इनको लॉस हो जाएगा, इनको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा और जो इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बी को देखते हैं, अब हो सकता है बी की जो सिक्योरिटी उसने सेविंग अकाउंट में डाली थी ये तो सेव रहेगी, FD उसने 30 रुपये की करी थी वो सेव रहेगी, यहाँ पर जो स्टॉक में डाले थे 40 रुपये, हो सकता है ये डूब जाए, ये कंपनी लॉस में आ जाए, कंपनी दिवालिया हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ पार्ट ही लॉस में जाएंगे, अदर पार्ट्स उसके प्रॉफिट देंगे ना उसे, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट फिर भी रह जाएगा। तो क्या करा, अपने रिस्क को कम करते हैं इस तरह हम रिटर्न के लिए। अगर हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह से करते हैं और एक ही जगह से हमें टोटल रिटर्न आता है तो वो कहलाता है सिक्योरिटी रिटर्न। अगर हमने अपने टोटल कैपिटल को, टोटल पैसे को अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है और हमें कई जगह से रिटर्न आ रहे हैं तो उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम, पोर्टफोलियो रिटर्न। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न क्या होता है और रिटर्न के कौन कौन से डायमेंशंस हैं आपके बिजनेस के अंदर। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।